नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोय कॉमर्स ट्यूटोरियल में। इधर बराबर स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर आप एमसीक्यू इकोनॉमिक्स का अभी तक आप नहीं कराए सेट। तो हमने पहले भी बोला था कि अभी ऑफलाइन क्लास में बहुत सारा बैच है, सारे बैच का अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसको से हम लोग हमारे सारे टीम मेंबर उसी में व्यस्त है, इसलिए आप लोग का वीडियो नहीं जा रहा था। लेकिन सारा टेस्ट समाप्त हो गया, बस 2-4 टेस्ट अभी ऑफलाइन में बाकी है, उन लोग का कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब यूट्यूब पर हम लोग जितना भी जो स्टूडेंट ऑफलाइन में नहीं जुड़े हैं, अब उन लोग के लिए कुछ हम लोग कर रहे हैं, ताकि उस स्टूडेंट का भी कम से कम नहीं तो 90 तो जरूर आना चाहिए। इकोनॉमिक्स में ये 12 गो सेट है, आपको हमने पहले भी बताया था। इकोनॉमिक्स में बाबू 12 सेट है। जो स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक 12 सेट कर लेता है, आपको सोचना नहीं है, 50-100% आएगा ही आएगा। तो बस आप फटाफट देख ली। नहीं, अब रेगुलर आपका वीडियो जाएगा, रेगुलर जाएगा। अभी ऑफलाइन में सारे स्टूडेंट का टेस्ट चल रहा है, और 1-2 बच्चा नहीं ना जाता है कि हम लोग फटाफट कर लेंगे। इतने सारा 4-5 बैच 12th का रहता है, इतना इतना स्टूडेंट को हैंडल करना बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन अब इसके बीच ही जो स्टूडेंट, अभी भी एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, जो ऑफलाइन क्लास में नहीं जुड़े हैं, उनके लिए भी अब हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, ताकि कम से कम 50 नंबर ऑब्जेक्टिव आपको मिल सके। और इकोनॉमिक्स में 62 नंबर वाला क्वेश्चन सेट है, 2 मार्क्स के बाबू 60 क्वेश्चन सेट है इकोनॉमिक्स का। गेस क्वेश्चन आप लोग सारा स्टूडेंट गेस क्वेश्चन कर लो फटाफट, क्योंकि वो गेस क्वेश्चन भी आपको बहुत हेल्प करेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन टच करेगा उससे, ठीक ना। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए, इसके अलावा भी कोई डाउट हो या आपको पीडीएफ चाहिए, आप लोग फटाफट मैसेज करना। पीडीएफ हम आप लोग को 100% सेंड कर देंगे, क्योंकि जो हम लोग का जो टेक्निकल जो लड़का है, उनको बस मात्र थोड़ा सा रुपया, आप लोग 30-40 रुपया जो भी पीडीएफ का लगेगा पूरे का, आप लोग को जो पेमेंट करना हो कर कर अपना सारा पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि पीडीएफ जो हमारे टीम मेंबर है, वो लोग इतना काम करता है, उसको भी तो थोड़ा चाहिए ना। तो वो लोग ज़्यादा नहीं, शायद हम पूछ के बता देंगे कितना वो लोग पीडीएफ का चार्ज लेता है। हार्डली 30 से 40 रुपया आपको लेता है। 30 से 40 रुपया में सारा पीडीएफ आपको दे देगा, 12 सेट का दे देगा, सब चीज बिजनेस स्टडी का जो गेस क्वेश्चन है टोटल उसी में दे देगा, ताकि हम लोग भी अलाउ कर देते हैं कि उसको भी कुछ आ जाए, ठीक ना। आते हैं सीधे टॉपिक पर, फटाफट देखिए। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट, यस। समग्र कीमत स्तर, एग्रीगेट प्राइस लेवल, यस। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका बाबू सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्योंकि मैक्रो मतलब होता है बाबू लार्ज। मैक्रो मतलब क्या होता है? लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसको स्टडी किया जाता है? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, यस। पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट, यस। कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन, यस। ऑल द एबव। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सभी को स्टडी किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स नहीं। ये इंडिविजुअल हमेशा माइक्रो में होता है, एमआई में। समग्र, एग्रीगेट, यस। बाबू सही आंसर इसका क्या होगा? कोई दिक्कत? मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल को देखा जाता है, पूरे सभी को देखा जाता है। थर्ड पॉइंट देखिए, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग
इंक्लूडेड इन स्टॉक, आप लोग पढ़े ना, एक दो चीज आप लोग पढ़े होंगे, स्टॉक फ्लो। स्टॉक किसको कहते हैं? स्टॉक वैसा डेटा होता है जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है। जिस चीज को एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाए उसको बोलते हैं स्टॉक, ठीक ना। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जिस चीज को मेजर करते हैं उसको बाबू क्या बोलते हैं? स्टॉक। तो बताइए विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक? इसमें स्टॉक में किसको शामिल करेंगे? मुद्रा का परिमाप, क्वांटिटी ऑफ मनी, धन, वेल्थ, गोडाउन में रखे गए गेहूं की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर इन वेयर हाउस, ऑल द एबव। बाबू इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। स्टॉक किसको बोलते हैं समझ में आ गया ना? जो पॉइंट ऑफ टाइम पर जिस चीज को मेजर किया जाए, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब इजेक्ट वैल्यू पर, इजेक्ट डेट पर, इजेक्ट टाइम पर जिस चीज को मेजर करते हैं, जिस चीज को मापते हैं उसको बोलते हैं बाबू स्टॉक, ठीक ना। आगे देखिएगा। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा इसमें। नेक्स्ट, अब 5 नंबर देखिए। देखिए, गवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? विच वन ऑफ फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्लो? यहाँ पर प्रवाह है। प्रवाह के अंतर्गत इसमें दो चीज अभी बताया ना, एक स्टॉक होता है और एक बाबू क्या होता है? फ्लो। स्टॉक हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई भी चीज को मेजर करता है और फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो हमेशा किसको मेजर करता है बाबू? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, जैसे 1 घंटा, 1 महीना, 1 सप्ताह, 1 साल, 2 साल, इसको फ्लो बोलते हैं, ठीक ना। अब बताइए विच वन ऑफ फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्लो? बताइए इसमें फ्लो में कौन सा शामिल होगा? स्टॉक और फ्लो का मतलब समझ में आ गया ना। स्टॉक हमेशा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, लेकिन फ्लो के लिए समय चाहिए। जैसे कोई पूछे कि आप आज दिन भर में आपने कितना कमाया, 1 महीना में फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ, देखो 1 महीना की बात हो रहा है, 1 दिन की बात हो रहा है, तो इसको बोलते हैं फ्लो। तो बताइए विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंक्लूडेड इन फ्लो? कंजप्शन, निवेश, इन्वेस्टमेंट, आय, इनकम, ऑल ऑफ दीज। कोई दिक्कत? आप लोग सारा स्टूडेंट से एक बार फिर से बोले हैं, इकोनॉमिक्स में 60 ऑब्जेक्टिव बेटा है। एक इकोनॉमिक्स में 60 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, एक गेस क्वेश्चन बाबू है। 2 नंबर वाला 60 क्वेश्चन है और अकाउंट में 64 क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का कितना क्वेश्चन है? 64 क्वेश्चन है अकाउंट में। आप अकाउंट में यदि 2 नंबर वाला 64 क्वेश्चन आप कर लेते हैं ना, मैक्सिमम आपका टच हो जाएगा 100%। और इकोनॉमिक्स में गेस कितना हमने किया है? 60 क्वेश्चन। यदि आप 60 क्वेश्चन कर लेते हैं आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ये 60 क्वेश्चन आपको 5 नंबर में भी हेल्प करेगा, ठीक ना। चलिए ये तो हो गया। समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किस पर मैक्रो इकोनॉमिक में किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? बताइए। बेरोजगारी की समस्या पर, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार पर, मनी इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, समग्र मांग पर, एग्रीगेट डिमांड पर, जूट इंडस्ट्री पर। यस, इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन बाबू है, पूरा मन भर पढ़ते रहो। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूटिलिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? सरकारी आर्थिक नीति का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ,
अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, इंटरनेशनल कंपैरिजन, ऑल ऑफ दीज। बाबू इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब पूरा एक एक करके पढ़ते रहिए, यही क्वेश्चन आपको 50 में 50 देगा। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? बताइए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इसमें से कौन सा सब्जेक्ट मैटर नहीं है? राष्ट्रीय है, नेशनल इनकम, ये तो है ही। विदेशी विनिमय, फॉरेन एक्सचेंज, मांग का नियम, यस, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। ठीक ना? चलिए पूरा पढ़ते चलिए फटाफट, अब टाइम नहीं है, पूरा एक एक करके पढ़ लो। आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स? मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा किसको कहा जाता है? जे.एम. किन्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जे.एम. किन्स को कहा जाता है। चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो? बताइए, इसमें सर्कुलर फ्लो में किसको शामिल करेंगे? वास्तविक प्रवाह, रियल फ्लो, यस। मौद्रिक प्रवाह, मनी फ्लो, यस, ये भी शामिल होता है। ए और बी। मनी बाबू सर्कुलर फ्लो में दोनों चीज शामिल होता है, रियल फ्लो, मनी फ्लो, दोनों चीज को बेटा शामिल होता है। ठीक ना? ये पूरा रट लो, गारंटी के साथ 50 नंबर आ जाएगा। जो भी स्टूडेंट 12 सेट कर लिया 50 नंबर गारंटी के साथ आएगा। चलिए आगे चलते हैं। स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? विच वन ऑफ फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्टॉक? बताइए, स्टॉक में किसको शामिल करेंगे? मुद्रा का परिमाप, क्वांटिटी ऑफ मनी, धन, वेल्थ, गोडाउन में रखी गई, ऑल ऑफ। ये तो शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या? इसका आंसर बाबू डी होगा। देख लिए, ये सारा क्वेश्चन देखिए हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है। आप ये कह लेते हैं तो 50 नंबर आपका मुट्ठी में बेटा रहेगा। प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? विच वन ऑफ फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्लो? उपभोग, यस, कंजप्शन भी शामिल है, निवेश, इन्वेस्टमेंट भी, आय, इनकम भी, ऑल ऑफ दीज। फ्लो में बेटा इस तीनों के तीनों फ्लो का एग्जाम्पल है। ठीक ना? वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? विच ऑफ फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन रियल फ्लो? बताइए, रियल फ्लो में कौन शामिल है? वस्तुओं का प्रवाह, फ्लो ऑफ गुड्स, यस। अब पता है ना, दो टाइप का फ्लो होता है, एक मनी फ्लो, एक रियल फ्लो। रियल फ्लो में बेटा केवल गुड्स और सर्विस का फ्लो होता है। रियल फ्लो में केवल क्या होता है? गुड्स और सर्विस का फ्लो होता है। इसमें मनी का फ्लो नहीं होता है। जैसे हाउस होल्ड, कोई सामान दिया इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री वाले सामान बनाकर हाउस होल्ड को बेच दिया। ठीक ना? तो रियल फ्लो में केवल गुड्स और सर्विस का फ्लो होता है, इसमें मनी का फ्लो नहीं होता है। तब बाबू सही आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। पूरा रट जाइए, सेम क्वेश्चन बाबू आने वाला है। परिवार फर्मों को निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? विच सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय फैमिली टू फर्म? भूमि, लैंड, यस। श्रम, लेबर, यस। पूंजी और उद्यम, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस, ऑल द एबव। ये तीनों के तीनों जो परिवार है ना, फर्म को ट्रांसफर करता है। तीनों के तीनों जो फैमिली है किसको देता है? फर्म को। तृतीय तीन क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है? विच वन इज इंक्लूडेड इन थ्री सेक्टर मॉडल्स? बताइए, थ्री सेक्टर मॉडल में इसमें से कौन सा शामिल है? परिवार, फैमिली, यस। फर्म, यस। सरकार, गवर्नमेंट, यस, ऑल ऑफ। ये तीनों के तीनों बाबू
थ्री सेक्टर मॉडल में शामिल होता है। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। चार क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है? विच वन इज इंक्लूडेड इन फोर्थ सेक्टर मॉडल? बताइए फोर्थ सेक्टर मॉडल में इसमें से कौन सा शामिल है? तो बाबू फोर्थ सेक्टर में क्या क्या शामिल है? परिवार, फर्म, सरकार, विदेशी क्षेत्र, फैमिली, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर। ठीक ना, पता ना, तीन सेक्टर, टू सेक्टर, थ्री सेक्टर, फोर सेक्टर, तीन गो सेक्टर होता है, कोई दिक्कत। टू सेक्टर में परिवार आपको कौन होता है? हाउस होल्ड, इंडस्ट्री। तीन सेक्टर में तीन आदमी होता है, हाउस होल्ड, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट। और चार सेक्टर में चार आदमी होता है, हाउस होल्ड, इंडस्ट्री, इसी को प्रोड्यूसर बोलते हैं, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? फॉरेन सेक्टर को। ठीक ना, चलिए तो यहाँ पर चार सेक्टर में चार आदमी होता है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है कि दो सेक्टर में कितना आदमी होता है? तो दो। तीन सेक्टर में कितना आदमी? तीन। चार सेक्टर में कितना आदमी? चार। चार सेक्टर में बेटा चार आदमी होता है, एक, दो, तीन, चार। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्नलिखित में कौन सी है? विच इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सर्कुलर फ्लो इन फोर्थ सेक्टर मॉडल? फोर्थ सेक्टर मॉडल में इक्विलिब्रियम का कौन सा कंडीशन है? कंजप्शन, सी मतलब कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसका मतलब एक्सपोर्ट होता है और एम मतलब क्या होता है? इंपोर्ट। ठीक ना, ये सब पूरा आप रट जाओ, यही तो बाबू मेन क्वेश्चन आने वाला है। प्राथमिकता क्षेत्र प्रायोरिटी सेक्टर में सम्मिलित होते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर इंक्लूड्स, प्रायोरिटी सेक्टर उसको बोलते हैं जिस पर सरकार ज़्यादा ध्यान देती है, जिस पर गवर्नमेंट अधिक से अधिक फोकस करती है। प्रायोरिटी सेक्टर उसको बोला जाता है, प्राथमिक सेक्टर उसको बोलते हैं जिस पर गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान देती है। गवर्नमेंट चाहती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा विकसित किया जाए, क्योंकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति निर्भर होता है। जैसे एक कृषि, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र है, प्रायोरिटी सेक्टर है कृषि। देखिए खुदरा व्यापार, रिटेल ट्रेडिंग, ये भी आपका प्राइमरी सेक्टर है आपका। लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्री। आगे देखें नेक्स्ट, ऑल द एबव, ये तीनों के तीनों बाबू क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर है। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब क्या होता है? प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। इस पर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है? दिमाग लगाती है, गवर्नमेंट इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोट करती है। तो बेटा सही आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। एक देखिए, एक चतुर्क्षेत्रीय या खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त है। फोर सेक्टर, देखिए फोर सेक्टर में बताए थे ना कि चार आदमी होता है, फैमिली, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बोलते हैं, चौथा सेक्टर में है। आगे देखिए फोर सेक्टर और ओपन इकोनॉमी, देखो ये भी ऑब्जेक्ट आता है आपका 2 नंबर में। ये 2 नंबर में बाबू पूछता है ओपन इंडस्ट्री किससे कहेंगे, सॉरी ओपन इकोनॉमी किससे कहेंगे? तो ओपन इकोनॉमिक वैसा इकोनॉमी होता है जिसमें हमारे देश का प्रोड्यूसर का फ्रीडम होता है, साथ ही साथ जो वर्ल्ड में जो प्रोड्यूसर है उनको भी फ्रीडम होता है, जो दूसरे देश का प्रोड्यूसर है उसको भी फ्रीडम होता है कि आप इंडिया में आके आप इन्वेस्ट कीजिए। मतलब ओपन इकोनॉमिक उसको बोलते हैं जिसमें पूरा बाहरी इन्वेस्टर को भी अलाउ होता है कि आपको इंडिया में आना चाहे तो आप आओ, इंडिया में व्यवसाय करो, इंडिया में अपना इंडस्ट्री को सेटअप करो। इसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, मतलब सबके लिए खुला है, इंडिया के लिए भी, इंडिया के बाहर के लिए भी। इसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। देख लो फॉर ए फोर सेक्टर और ओपन इकोनॉमी द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज, इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन है? देख लीजिए, बचत प्लस कर
प्लस आय 100% सही है। देखिएगा, निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस निर्यात, सेविंग प्लस टैक्स प्लस इंपोर्ट, यस, इंपोर्ट माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस, देखिए आगे देखिए, कुल यदि साव इजकल टू कुल अंतक्षेपण, टोटल लीकेज इजकल टू टोटल इंजेक्शन 100% सही है। समग्र उत्पादन समग्र व्यय, आगे देखिए समग्र उत्पादन इजकल टू क्या है बाबू, टोटल एग्रीगेट आउटपुट इजकल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। बेटा इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। पूरा रट जाना है ध्यान से। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं शामिल है, विच सर्विसेज इंक्लूडेड इन टर्सरी सेक्टर। बाबू टर्सरी सेक्टर में कौन शामिल है, कंजप्शन, संचार। टर्सरी सेक्टर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आप तो जान ही रहे, इसको बाबू सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। सर्विस सेक्टर में केवल सेवा देने वाला काम होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करता है इस सेक्टर में। निम्नलिखित में कौन सा प्रवाह नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फ्लो। बताइए इसमें से कौन सा फ्लो नहीं है, कैपिटल नहीं है। कैपिटल बेटा स्टॉक है, कैपिटल बाबू क्या है, स्टॉक है, क्योंकि कैपिटल फिक्स रहता है, ठीक ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कैपिटल फिक्स रहता है। द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में बेटा कौन शामिल होगा, विनियोग, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कौन सा शामिल होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसको बोलते हैं उत्पादन क्षेत्र मुख्य रूप से। इसमें बाबू उत्पादन शामिल होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रट जाना। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। चलिए, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के संघटक कौन से है, इन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी समझ में आ गया ना, पूरे दुनिया के लिए आपको अर्थव्यवस्था खुला है, पूरे वर्ल्ड के लिए इकोनॉमिक ओपन है, पूरे वर्ल्ड के लिए ट्रेड खुला छोड़ा जाता है। ओपन इकोनॉमिक में सब आदमी शामिल होता है, इंडिया के प्रोड्यूसर, साथ ही साथ इंडिया के जो बाहर का प्रोड्यूसर है वो भी शामिल होता है। तो ओपन इकोनॉमिक में सबके लिए ओपन होता है। इन एन ओपन इकोनॉमी विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। बताइए एग्रीगेट डिमांड के बेटा कौन सा कंपोनेंट है, उपभोग कंजप्शन, निवेश इन्वेस्टमेंट, उपभोग प्लस सरकारी व्यय, कंजप्शन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात। यस, ये सही है। आगे देखिए, कंजप्शन, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। यस, ओपन देखो यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट है। नेट एक्सपोर्ट मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है बाबू, एक्सपोर्ट माइनस क्या होता है, इंपोर्ट। जहां भी याद रखना, जहां पर ओपन इकोनॉमिक दिख जाए इसमें बेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा ही। ओपन इकोनॉमिक में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, क्यों, क्योंकि ओपन इकोनॉमिक में बाहर का भी इन्वेस्टर को ऐड किया जाता है। हम लोग दूसरा कंट्री के जो एक्सपोर्ट करते हैं या नहीं तो दूसरा कंट्री से कुछ रुपए को सामान को इंपोर्ट करते हैं, उसको भी बाबू ओपन इकोनॉमिक में ऐड किया जाता है। तो ओपन इकोनॉमिक में टोटल लिया जाता है हमारे देश में कितना ट्रेडिंग हुआ, सामान खरीद बिक्री हुआ, और दूसरा देश से कितना हुआ, वो सभी को ओपन इकोनॉमिक में ऐड किया जाता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है, विच सेक्टर इंक्लूडेड इन एन इकोनॉमी। बताइए इकोनॉमिक में बाबू कौन सा सेक्टर शामिल होता है, प्राथमिक प्राइमरी, यस, द्वितीय सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर, यस, तृतीय सेक्टर, सही सेक्टर, ऑल ऑफ एबव।
इकोनॉमिक को तीन सेक्टर होता है, आप जानते हैं ना, तीन टाइप का सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो कितने टाइप का हमारे इकोनॉमिक में सेक्टर होता है बाबू? तीन टाइप का सेक्टर होता है, ठीक ना। इसको रट जाना, 100% बाबू आएगा। 12 सेट जो स्टूडेंट देख लिया, समझो कि आपका कल्याण। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टॉक, बताइए इसमें से बाबू कौन स्टॉक है? इसमें से कौन सा स्टॉक है बताइए? वेल्थ, सेविंग, एक्सपोर्ट, नॉन ऑफ दिस। इसमें से स्टॉक बाबू कौन है? वेल्थ आपका स्टॉक है, ठीक ना। एक सेकेंड, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरे देश से हो तो उसे क्या कहा जाता है? When an economic keeps a relationship with other country, it is known as, इसको क्या बोलेंगे? ओपन इंडस्ट्री, ओपन इकोनॉमिक। ये तो जस्ट अभी बताए होंगे। ओपन इकोनॉमिक में हम लोग इंडिया का भी इकोनॉमिक इंक्लूड होता है, इंडिया के बाहर का भी बाबू इकोनॉमिक इंक्लूडेड होता है। तो ओपन इकोनॉमिक में दोनों शामिल होता है, इंडिया का इकोनॉमिक्स, इंडिया के बाहर का इकोनॉमिक्स, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 27 नंबर, स्टॉक चय का उदाहरण है। देखिए, एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल इज, बताइए स्टॉक वेरिएबल का इसमें से बाबू कौन सा एग्जाम्पल है? कैपिटल एग्जाम्पल है। एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जिसमें ह्रास, जिसमें मूल ह्रास का शामिल होता है, उसकी बाजार कीमत के योग को कहा जाता है द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन ए इज नोन एज, बाबू इसको बोलते हैं जीडीपी एमपी। इसको क्या बोला जाएगा? जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी क्या है? एक साल के अंदर हमारे देश के सीमा के अंदर जितना भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ सबको यदि ऐड कर देते हैं ना, उसी को बाबू बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या सत्य है? विच वन इज ट्रू, बताइए इसमें से कौन सा बाबू सही है? जीएनपी इजकल टू जीडीपी, जीडीपी प्लस डेप्रिसिएशन, कभी नहीं। जीएनपी इजकल टू, जीएनपी इजकल टू बाबू क्या होगा? ये भी गलते हैं, देखने से ही डाउट हो गया। जीएनपी इजकल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, यस बाबू इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। फटाफट एकदम से देखते चलिए, ही आपको 50 में 50 बाबू देगा, कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। जीएनपी इजकल टू वाट, इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको बाबू क्या बोला जाता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बताइए इसका सही आंसर क्या है? देखिए जीडीपी एमपी माइनस डिप्रिसिएशन। चलिए आपको यहाँ पर जी है, ये तो सब देखो बताए होंगे, आगे देख लो। जीडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये आपको ऐड कर देंगे ना। चलिए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ये सब देखिए आप लोग तो पढ़े होंगे, क्लास में नहीं हो तो 30 गो से ऊपर हम लोग क्वेश्चन बताए होंगे इस पर, सारे टॉपिक पर। चलिए आगे, नेट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। बाबू इसका फर्स्ट ए ऑप्शन सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है बाबू? फर्स्ट ए ऑप्शन। घिसावट
व्यय किसमें सम्मिलित रहता है? डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेज आर इंक्लूडेड इन। डिप्रिसिएशन बेटा इसमें शामिल हो। एग्जाम में कभी आप भूल जाओ ना तो याद रखना, जहाँ पर ग्रॉस रहे, जी मत होता ग्रॉस, इसका पूरा नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जहाँ पर जी रहे तो समझ जाना डिप्रिसिएशन इसी में शामिल है। देखो किसी में जी है नहीं ना, जी इसमें है, तो जी मत होता ग्रॉस, ग्रॉस में ही डिप्रिसिएशन हमेशा ऐड होता है। यही पूछा है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आर इंक्लूडेड इन, तो यहाँ पर जिसमें जी रहे समझ जाना उसी में डिप्रिसिएशन शामिल है। ठीक ना, तो बाबू सही आंसर इसका ये होगा। NDPFC इक्वल टू, देखे यहाँ पर FC बाबू है, FC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा बताइए। इसमें आपका होगा GNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस यहाँ पर है इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। बाबू इसका सही आंसर होगा FC है ना। ग्रॉस देख लीजिए, यहाँ पर आपको बोला FC इक्वल टू क्या होगा, ठीक ना। तो देख लीजिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, आगे यहाँ पर लिख दिया माइनस सब्सिडी बाबू इसका सही आंसर आप करो ए, ठीक ना, क्योंकि एक कभी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ग्रॉस है, ठीक ना, अब ग्रॉस है और यहाँ पर नेट है, तो ग्रॉस से आपको नेट जाने के लिए इसमें बाबू डिप्रिसिएशन होना जरूरी था। इसमें बाबू क्या होना जरूरी है? डिप्रिसिएशन। लेकिन क्वेश्चन में आपका डिप्रिसिएशन बाबू दिया हुआ नहीं है, ठीक ना, क्वेश्चन में बाबू डिप्रिसिएशन दिया हुआ नहीं है, इसलिए ये आपके लिए बेस्ट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कर दिए। क्योंकि मान लिए कि इस क्वेश्चन में बाबू सब्सिडी दिया हुआ नहीं है, बुक में पढ़ोगे ना तो आपका ऑप्शन ए दिया होगा। बुक का ऑप्शन 100% गलती है, क्योंकि यहाँ पर ग्रॉस है और यहाँ पर बाबू आपको नेट दिया हुआ है, ठीक ना। तो ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए क्या माइनस होना चाहिए? डिप्रिसिएशन। ऑप्शन में देखो तो डिप्रिसिएशन है कहीं नहीं दिया हुआ है, इसमें है तो इसमें आपको MP है, इसीलिए नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर FC है, MP से FC पर जाने के लिए किसको माइनस किया जाता है? NIT। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कोई दिक्कत? जो आप लोग पढ़े होंगे नेशनल इनकम तभी पकड़ पाओगे। जो स्टूडेंट अभी तक नेशनल इनकम नहीं पढ़ा है बस खाली रट जाओ, और आपको कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि 1 फरवरी से तो आपका एग्जाम है, फटाफट याद कर लो, ठीक ना। बुक में देखना बहुत ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ध्यान से। चलिए आगे चलते हैं। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड। बाबू इसको नेशनल इनकम कहा जाता है। इसको कैसे डिनोट करते हैं? NNPFC। नेशनल इनकम को कैसे डिनोट किया जाता है? NNPFC। इसको क्या पढ़ेंगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? बताइए नेशनल इनकम में इसमें से किसको शामिल किया जाता है? लगान, मजदूरी, ब्याज, रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट। लगान, मजदूरी, वेतन, रेंट, वेजेज, सैलरी, लगान, लाभ, ब्याज। आगे देखिए लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ। यस, ये लास्ट वाला बेटर ऑप्शन है, रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। यस,
बाबू सही आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। 100% आने वाला है। 1 से 2 दिन में आपका सारा 12 सेट दे देंगे, ठीक ना। और आप लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करो, क्योंकि जैसे ही आपका 12th का क्लास हो जाएगा ना, तो आपका सीयूटी के क्लास शुरू होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप लोग अधिक से अधिक स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करना, ताकि इंडिया का टॉप कॉलेज आपको मिल सके। आप जान ही रहे हैं कि बिहार का कोई भी कॉलेज सही नहीं है। बिहार में ग्रेजुएशन का मतलब आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। हाँ, बिहार में वह स्टूडेंट ग्रेजुएशन करता है जिसको कोई कंपटीशन की तैयारी करना है या कुछ भी करना है। लेकिन आप बिहार के बाहर भी तो जाके एक बड़े कॉलेज से आप यदि डिग्री ले लेते हैं ना, तो गवर्नमेंट जॉब नहीं भी होता है तो एक अच्छा खासा पैकेज आपको मिलेगा, ठीक ना। बाहर से बीबीए कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, ठीक ना। या आपको नहीं तो जो स्टूडेंट सीए करना चाहते हैं, सीए तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों यहाँ पर सीए भी चलता है। आप मेरा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी सीए का ले सकते हैं। बहुत छोटा अमाउंट में आपको पास की गारंटी हम लोग देते हैं। देखिएगा, मेरे पास जितना भी ऑफलाइन में आप लोग देखे भी होंगे, 1-2 स्टूडेंट जो गैपिंग करता है वो उनको तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जितना भी रेगुलर स्टूडेंट होता है उसको पास के हम लोग 100% गारंटी देते हैं। चलिए, अस्थाई पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? व्हाट इज कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कॉल्ड? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को बेटा किस नाम से जाना जाता है? मूल्यह्रास, डिप्रेसिएशन को कहा जाता है, ठीक ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट? परियोज आय इजकल टू व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष का, यस यही ऑप्शन सही है। डिस्पोजेबल इनकम इजकल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स, यस। यदि किसी देश की विदेशों से प्राप्त निवल आय ऋणात्मक है तो आगे देखे, इफ फॉर ए कंट्री नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज नेगेटिव। देखो, आप लोग जो यहाँ क्लास किए होंगे वो 100% जानते होंगे कि यदि NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यदि बाबू माइनस में है, यदि किस में है? माइनस में है, तो जो डोमेस्टिक इनकम होगा ये ज़्यादा होगा, डोमेस्टिक इनकम अधिक होगा। किसके कंपैरिजन? नेशनल इनकम के कंपैरिजन। ये जब नेट फैक्टर इनकम किसको बोलते हैं? दूसरा देश से हमारा कितना इनकम की प्राप्ति हुआ, नेट इनकम। यदि ये माइनस में हो गया तो नेशनल इनकम हमेशा कम होगा, किसके तुलना में? डोमेस्टिक इनकम की तुलना में। देख लो, सकल घरेलू लेस देन सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये लेस देन का साइन होता है, लेस देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नहीं, 100% गलत है। सकल घरेलू उत्पाद यस, ग्रेटर देन सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन, देखो एक ग्रेटर का साइन होता है, ग्रेटर देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यस। जब नेट फैक्टर इनकम यदि माइनस में होगा तो याद रखना हमारा डोमेस्टिक इनकम, हमारा देश का इनकम अधिक होगा, किसके तुलना में? नेशनल इनकम की तुलना में, ठीक ना। चलिए, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ए इकोनॉमी ओवर ए ईयर इज कॉल्ड, इसको बाबू जीडीपी कहेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्योंकि ये हमारे देश के सीमा के बारे में बोला है, हमारे देश के सीमा में एक साल के अंदर आपने कितना प्रोड्यूस किया। निम्नलिखित
निम्नलिखित उद्देश्य से खरीदी गई वस्तुएं अंतिम वस्तु कहलाती है। गुड्स से परचेज फॉर फॉलोइंग पर्पस आर फाइनल गुड्स। आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। इसका सही आंसर ए होगा बाबू। फटाफट पढ़ते चलिए। सारा 12 सेट अभी हम करवा देते हैं। 12 सेट यदि आप कर लिए 50 नंबर रखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है? विच ऑफ द फ्लोइंग अफेक्ट नेशनल इनकम। बताइए नेशनल इनकम को बेटा कौन अफेक्ट करता है? सब्सिडी करता है। मेन रूप से कौन प्रभावित करता है बाबू? सब्सिडी। यदि ज्यादा सब्सिडी दे दिए तो आपका नेशनल इनकम आपका डाउन हो जाता है। आगे देखिए। स्थिर मूल्य पर अवकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेटेड ऑन द फिक्स प्राइस इज नोन एज। आपको इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक जीएनपी, रियल जीएनपी। अर्धनिर्मित वस्तुएं क्या कहलाती है? सेमी फिनिश गुड्स आर टर्म एज। सेमी फिनिश गुड्स किसको बाबू बोलते हैं? वैसा गुड्स जो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। सेमी फिनिश गुड्स किसको बोलते हैं? वैसा गुड्स जो 100% अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब उसमें अभी भी थोड़ा प्रोसेसिंग करना बाकी है। उसमें अभी भी प्रोसेसिंग करना बाकी है, उसको बोलते हैं बाबू सेमी फिनिश गुड्स। उसको किस नाम से जानते हैं? मध्यवर्ती वस्तु, इंटरमीडिएट गुड्स। जो गुड्स अभी 100% कंप्लीट नहीं हुआ है उसको किस नाम से बाबू जानते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग आर डिप्रेसिएशन एक्सपेंस इंक्लूडेड। देखो डिप्रेसिएशन जहां पर बताए थे ना, जहां पर जी लिखा रहे, जी मतलब होता है ग्रॉस, उसी में डिप्रेसिएशन शामिल होता है। तो बताओ इसमें जी किसमें लिखा हुआ है? इसमें। डिप्रेसिएशन बोलेगा कि किसमें शामिल है, तो समझ जाना जहां पर जी दिख जाए, जी मतलब होता है ग्रॉस, तो ग्रॉस में ही हमेशा डिप्रेसिएशन शामिल होता है। ठीक ना? चलिए तो बाबू सही आंसर इसका क्या होगा? ये होगा। अगर एक देश के लिए विदेशों से प्राप्त निगम साधन आय नकारात्मक है तब इफ फॉर ए नेशन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज नेगेटिव। अभी बताए हैं कि जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यदि बाबू यदि माइनस में है, तो जो आपका डोमेस्टिक इनकम होगा, डोमेस्टिक इनकम बाबू जो आपका होगा ये हमेशा अधिक होगा। किससे? नेशनल इनकम से। जब यदि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यदि माइनस होता है तो हमेशा डोमेस्टिक इनकम अधिक होगा बेटा। किससे? नेशनल इनकम से। देखिए तो बाबू सही आंसर इसका क्या होगा? डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से। ठीक ना? चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट फॉल्स। बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? जीएनपी के एक राष्ट्रीय अवधारणा है। जीएनपी इज ए नेशनल कंसेप्ट, 100% सही है। अस्थाई पूंजी के उपभोग को मूल ह्रास कहते हैं। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, 100% सही है। आपसे पूछा कि कौन गलत है, कौन असत है, कौन फॉल्स है। आगे देखिए परियोज आय निजी आय प्रत्यक्ष। देखिएगा आगे लिखा है आपको परियोज आय इज इक्वल टू आपका निजी आय माइनस प्रत्यक्ष का, यहाँ पर माइनस छूट गया है, माइनस
परियोज आय इजकल टू निजी आय माइनस प्रत्यक्ष का, गलत है। डिस्पोजल इनकम इजकल टू प्राइवेट इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स, गलत है बेटा। आपसे पूछा है कि कौन फॉल्स है, बाकी तीनों सही है, ए सही है, बी सही है और आपका सी भी सही है। आपका लास्ट ए डी सही है, आपका गलती कौन है, सी। सब्सिडी इज एडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ एनडीएफसी, कोई दिक्कत, ये तो आपका सही है। आपका इसमें पूछा है कि गलत कौन है, तो बेटा गलत कौन है, सी है, क्योंकि यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम इजकल टू क्या होता है, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर प्राइवेट इनकम के जगह पर बाबू क्या होता है, इसमें पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम के जगह पर बाबू क्या होता है, पर्सनल इनकम। एक सेकेंड, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना। यहाँ पर प्राइवेट इनकम के जगह पर क्या होता है बाबू, पर्सनल इनकम, ठीक ना। चलिए, तो इसमें से कौन सा गलत है, तो सी गलत है, ठीक ना। पूरा हम लोग भी चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी बता दे 12 सेट, ताकि आप लोग को 50 नंबर कन्फर्म हो जाए। राष्ट्रीय आय की मापन निम्नलिखित में किस विधि से किया जाता है, विच मेथड इज एडॉप्टेड इन मेजरिंग नेशनल इनकम, बताइए नेशनल इनकम निकालने के लिए कौन सा मेथड का उपयोग किया जाता है। उत्पाद विधि, प्रोडक्शन मेथड, यस। आय विधि, इनकम मेथड, यस। व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, यस। ऑल द एबव। नेशनल इनकम में बाबू सारा तीनों मेथड का शामिल किया जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। आज सारा स्टूडेंट को एक बार फिर से बोले हैं आप लोग, गेस 60 वो क्वेश्चन है 2 नंबर वाला, 2 मार्क्स का बेटा। कितना क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, इकोनॉमिक्स का। जिसको भी सेट चाहिए आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसका भी 12 गो सेट है, आप लोग 12 सेट बना लो। 1 फरवरी को 50 में 50 आएगा ही इकोनॉमिक्स में, एमसीक्यू, कोई दिक्कत। आप लोग 12 सेट जो स्टूडेंट कर लिया, 50 ऑब्जेक्टिव गारंटी के साथ लड़ेगा, नहीं कि कोई सवाल ही नहीं उठता है। और ये 12 को 2 नंबर वाला गेस क्वेश्चन है, ये भी देख लो, मैक्सिमम आपका इसे टच करेगा, ठीक ना। चलिए, इसका सही आंसर बाबू क्या होगा, देखिए, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है, विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमी। इकोनॉमिक में कौन सा सेक्टर है, प्राथमिक सेक्टर, ये तो प्राइमरी सेक्टर है ही। द्वितीयक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर भी है। तृतीयक सेक्टर, टर्सरी सेक्टर भी है। ऑल द एबव बाबू, इसका सही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी होगा। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है, विच सर्विस इज इंक्लूडेड इन टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में बेटा कौन सा शामिल है, एक क्वेश्चन डबलिंग हो गया है, एक बार पहले भी एक क्वेश्चन था, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, 2 बार क्वेश्चन प्रिंट हो चुका है। आगे देखिए, द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है, विच वन इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर बाबू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बोलते हैं, ठीक ना। तो सेकेंडरी सेक्टर में किसको शामिल किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। तो देखिए, सेट आपका 7 कंप्लीट हो गया, और 1 से लेकर 6 तक पहले गया है, ये सेट आपका 7 कंप्लीट हो गया। जो भी स्टूडेंट अभी तक सेट नहीं देखे, पूरा 1 से स्टार्ट करो, टोटल 12 गो सेट है। गारंटी के साथ यदि आप लोग देख लेते हो तो 50 में 50 बेटा रखा हुआ है। साथ ही साथ जब सीयूटी की क्लास करवाएंगे ना, वहाँ पर भी आपको बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। ठीक, सभी को थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट के पास पहुँच जाए, ठीक ना।